एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो एंड आई नो कि जोश बहुत हाई होगा क्योंकि एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आ गया है, पूरा सीजन स्टार्ट हो गया है। बहुत मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन था ये एंड आप लोग बहुत इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली अब जोश बहुत हाई होना चाहिए। उसी के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसे 5 गोल्डन टिप्स और आई वुड से ऐसे 5 स्टेप्स, अगर जिनको आपने इंप्लीमेंट किया अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में, तो आपके जो चांसेस हैं एग्जामिनेशन क्लियर करने के वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। करीबन 50 डेज आपके बचे हैं एग्जामिनेशन को होने में। अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो किए तो आप एग्जामिनेशन को बहुत इजीली क्रैक कर लोगे, ठीक है। और इसी अटेम्प्ट में आपको सोचना है कि मुझे एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है। जब भी हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो एक जिक्र जरूर आता है जो मैं आपको इस स्टेप में भी बताऊंगी, वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वो जरूर चेक कर लो क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पॉसिबल नहीं है। आप जितने भी लोगों को देखोगे जिन्होंने पहली अटेम्प्ट में या दूसरी अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए, उन्होंने हर किसी ने बताया है कि मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो उसके लिए मैंने आपको ये लिंक दिया है। चलो अब हम पूरी कंप्लीटली इमर्स होते हैं अपनी प्रिपरेशन में, बात करते हैं अपने सबसे पहले स्टेप की। सबसे पहला स्टेप आपका होता है किसी भी एग्जामिनेशन को टैकल करने के लिए प्लानिंग। अगर आपने प्लानिंग अच्छे से की तो आपका एग्जामिनेशन निकलने के चांसेस ही बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको पता है कि आपके आगे आने वाला एक महीना कैसा दिखने वाला है, आपकी क्या क्या चीजें आप पढ़ने वाले हो, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, वीकनेसेस क्या क्या है, एग्जाम में ज्यादा क्या पूछा जाता है, वेटेज किसका ज्यादा होगा, आप पूरे दिन को किस तरह से बाइफरकेट करेंगे, आप क्या पढ़ेंगे क्या छोड़ेंगे, अगर ये सब चीजें आपने देख ली तो आपका एग्जाम निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आपको सब कुछ पता होगा कि मुझे पढ़ना क्या है, मुझे छोड़ना क्या है। पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप छोड़ क्या रहे हैं। जब आपने एक बार देख लिया कि आप ये चीजें हम नहीं पढ़ने वाले, तो उस पर आपकी नजर ही नहीं जाती है। जैसे कि आई कैन टेल इजिली मैंने कम से कम 20 से 25% सिलेबस ऐसा था जो कभी नहीं पढ़ा। अगर आप मुझे आज वो क्वेश्चन दिखाओगे, बोलोगे इसको सॉल्व करके बताओ, तो मैं बोलूंगी कि नहीं, मैंने ये नहीं पढ़ा, इसे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। और इसके बिना भी मैंने एसबीआई क्लर्क भी क्लियर किया है और बाकी जितने भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन थे सारे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए। वो कैसे हुआ? वो हुआ राइट प्लानिंग से, क्योंकि मैंने एग्जामिनेशन को समझा, उसमें प्रॉपर्ली प्लान किया। कैसे करनी है प्लानिंग? आपको अपने लिए एक टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट क्या होती है? आप मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, कोई भी एक वीडियो सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर, टू डू लिस्ट बाय करिश्मा सिंह। एक वीडियो सिर्फ देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनानी है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, जहां पर मैंने आपके साथ 80 डेज की टू डू लिस्ट भेजी है। एग्जामिनेशन पैटर्न सेम है, एग्जामिनेशन सिलेबस सेम है, तो टू डू लिस्ट भी आपकी ऑलमोस्ट सेम होगी। आप उस टू डू लिस्ट को उठाइए, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखिए, उसके कुछ मटेरियल को देखिए एंड थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करके अपने लिए पर्सनलाइज टू डू लिस्ट क्यूरेट करिए। जब आप ये कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो प्रेपरेशन है वो ऑलमोस्ट 50% तो सॉर्ट हो गई है, क्योंकि अब सिर्फ आपको प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। तो वही हमारा दूसरा स्टेप आता है प्रैक्टिस। आप कितनी प्रैक्टिस करते हो इस पे डिपेंड करता है आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। देखो, थोड़ा सा समझते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आप देखोगे तो इन एग्जामिनेशंस की चाहे खासियत कहो चाहे वीकनेस कहो, ये है कि इसमें सेम तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेम पैटर्न फॉलो होता है। तो इसीलिए आप अगर प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर्स कर लोगे कुछ और सेम तरह के पैटर्न्स जो मॉक टेस्ट में दिए जाते हैं वो कर लोगे, तो आप एग्जामिनेशन बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। इसीलिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। तो आप प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? उसके लिए मैंने बहुत सारी पीडीएफ्स आपको दी हुई हैं, सोर्सेज मैंने आपको बताए हुए हैं। वीडियो के एंड में सारे सोर्सेज भी लगा दूंगी कि आपको कहाँ कहाँ से देखना है, तो वो सोर्सेज आप देख लेना। बाकी टेलीग्राम स्टडीग्राम में करिश्मा सिंह नाम से सर्च कर लोगे या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देखोगे नंबर ऑफ पीडीएफ्स पड़ी हैं। आप सर्च करो उन पीडीएफ्स का नाम और वहां से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। पीडीएफ्स खत्म नहीं होंगी, आपके जो नंबर ऑफ डेज बचे एग्जामिनेशन में वो खत्म हो जाएंगे। इतनी नंबर ऑफ पीडीएफ्स हैं, वहां से आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। एंड बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम आप कहाँ गायब हो जाते हो बीच बीच में। मैं कहीं गायब नहीं होती हूँ, मैं टेलीग्राम पर बहुत एक्टिव होती हूँ, यूट्यूब पर इतना एक्टिव नहीं हो पाती हूँ। बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके, वीडियोस बहुत ज्यादा शूट नहीं कर पाती तो एडिट नहीं करने का टाइम मिलता है। इसीलिए आप लोग ये कर सकते हो कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जहां पर मैं डेली अपडेट्स देती रहती हूँ। मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जहां पर मैं अपडेट्स, क्यूटेड अपडेट्स अपने पूरे दिन की शेयर करती रहती हूँ, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार ज्वाइन कर लो। बाकी टेलीग्राम पर रहो, क्योंकि मैं वहाँ लाइव सेशन बहुत ज्यादा कंडक्ट करती रहती हूँ। वहां पर डेली अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं, कुछ भी छोटी मोटी नोटिफिकेशन आती है वो आपको मिलती रहती है, मैं आपसे बात करती रहती हूँ। तो आप वहां पर कनेक्टेड ज्यादा होते हो, तो आपको नहीं लगेगा कि मैम कहाँ गायब हो गई थी। ठीक है, अब हमने बात कर ली सॉल्व करने की। आपको बहुत ज़्यादा टाइम अपना क्लासेस पर अब नहीं देना है। जितना सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, जितना सेल्फ आप इन्वॉल्व होगे अपनी प्रैक्टिस में, उतना ज्यादा आपका जो इजी होगा
एग्जामिनेशन को क्लियर करने का सफर वो बनता चला जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि ये जो प्रैक्टिस है ये आपको करनी कैसे है। एक तो जो आप टू डू लिस्ट में लिखेंगे आपको उस तरह से प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रीलिम्स पर ही फोकस करना है कंप्लीटली। एंड तीसरी चीज आपको प्रैक्टिस करनी है टाइमर से। अगर आप किसी टॉपिक को टाइमर के साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको एक्चुअली उस टॉपिक को करने में, उस क्वेश्चन को करने में कितनी देर लग रही है। शायद आपको आपके हिसाब से कम टाइम लग रहा है, मान लो जो आपको 5 से 6 मिनट लग रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को अगर वो 3 मिनट में क्वेश्चन बन रहा है तो आपको अपना टाइम 5 से 6 मिनट से लेकर 3 मिनट पर लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि जो एग्जामिनेशन में जो लोग compete करने वाले हैं उनका लेवल क्या है। लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको उसी लीग में चल के उसी तरह से प्रिपेयर करना है। इसीलिए खुद को टाइमर की यूज टू बना लो। जब हम टाइमर की बात करते हैं तो हमारा तीसरा स्टेप आता है जो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक बार के लिए मैं कह सकती हूँ कि अगर आपने मेंस के मॉक टेस्ट नहीं दिए तो शायद आप मेंस एक बार निकाल लोगे, लेकिन अगर आपने प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट नहीं दिए तो इट इज नॉट पॉसिबल टू क्लियर प्रीलिम्स विदाउट द मॉक टेस्ट। जितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आप दे सकते हो उतने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आप दो। अब सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं या कुछ और भी करना है? सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं, आपको सेक्शनल टेस्ट या जिनको हम मिनी मॉक्स भी कहते हैं, या फिर आपको जो क्विजेज होती हैं जो आपको अड्डा पर मिल जाएंगी, प्रैक्टिस मॉक पर मिल जाएंगी, जो भी आपने अगर कुछ परचेज किया हुआ है सेक्शनल टेस्ट से रिलेटेड वहां पर आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह की जितनी भी प्लेटफॉर्म्स पर आपको क्विजेज, सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं वो आपको जरूर देने हैं। उससे आपको ना एक नेक्स्ट लेवल की आपकी तैयारी पता लगेगी कि जो चीज आप अभी तक पेपर पे सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे, जब आप उसको टाइमर के साथ करते हो, क्योंकि टाइमर बिल्कुल माइंड गेम होता है। जब वो घड़ी की टिक टिक आपके सामने चलती रहती है ना, तो आपको कैसे खुद को काम करके प्रिपरेशन को अपनी इंप्लीमेंट करना है पेपर पर, वो आपको वहां पता चलता है। और अगर आपने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दिए, जैसे आपको कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, अब आपके दिमाग में एक आएगा ना कि नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देने कितने हैं, आप बोल रहे हो बहुत ज्यादा, तो आप इतना मान लो कि आपके एग्जामिनेशन से पहले अगर आपने 60 से 70 मॉक टेस्ट अगर दे दिए तो आपको जो आपका रियल एग्जाम होगा ना, जब आप एग्जाम देने जाओगे, वो भी आपको बिल्कुल एक मॉक टेस्ट की तरह ही लगने वाला है। एंड मॉक टेस्ट देने कब कब है? जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए तो आपको उसी टाइम पे मॉक टेस्ट देना है जिस टाइम पे आपका एग्जाम निर्धारित है, जिस टाइम पर आपका एग्जाम होने वाला है उसी टाइम पर देना है। लेकिन उसके पहले मॉक टेस्ट कब देने? कोई टाइम मत बांध के रखो। अगर आपको लगता है ना कि घर में लोग शोर कर रहे हैं तो करने दो उनको शोर, किसी को मत करो चुप, वही मॉक टेस्ट शोर में देने बैठ जाओ, क्योंकि वहां पर आपको कंसंट्रेशन चेक होगा। जब आप एग्जाम में जाते हो तो आपको आइडियल सिचुएशंस नहीं मिलती हैं, कई बार आपका माउस नहीं वर्क कर रहा है, कई बार यहाँ पे कोई आवाज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसे में आपको अपने आप को हर चीज के लिए प्रिपेयर रखना है। मॉक टेस्ट सुबह भी दो, एक बार उठते ही मॉक टेस्ट दो, एक बार रात को मॉक टेस्ट दो, या फिर किसी किसी दिन बीच में दोपहर को मॉक टेस्ट दो, जब आप बिल्कुल टायर्ड हो तब मॉक टेस्ट दो। तो हर तरह से आप उस मॉक टेस्ट को देकर देख लो ताकि कोई भी सिचुएशन आपको एग्जाम में आ जाए आप उसको हैंडल कर सको। ठीक है, तो मॉक टेस्ट की सिचुएशन ये हो गई। एंड मॉक टेस्ट की बात करें ना तो सिर्फ मॉक टेस्ट देना इनफ नहीं है। फोर्थ स्टेप हमारा आता है एनालिसिस का। जब तक आपने मॉक टेस्ट दिया, उसको एनालिसिस नहीं किया, तो आप लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इससे बेटर तो आप अपने मॉक टेस्ट वेस्ट ही मत करो, मॉक टेस्ट मत दो अगर आप एनालिसिस नहीं करने वाले हो। सो ऑन एन एवरेज डेली मेरी 5 से 6 लोगों से बात होती है, एंड मोस्टली मैं जिनसे भी बात करती हूँ उनके डाउट्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं कि हमारी ना स्पीड नहीं बढ़ रही है या फिर हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं मॉक टेस्ट में। तो मैं उनको पूछती हूँ सिंपली कि क्या मॉक को एनालाइज करते हो? एंड मोस्टली लोगों का 90% लोगों का आंसर होता है नहीं करते एनालाइज। अगर आप मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं कर रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपकी परसेंटाइल क्या आ रही है, कहाँ आपको वर्क करना है, कहाँ आपको नहीं वर्क करना है। जब हम एनालिसिस की बात करते हैं वहीं एक कॉन्सेप्ट आता है मिस्टेक नोटबुक का। आप सभी के पास एक मिस्टेक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आपकी वीकनेसेस एंड आपकी स्ट्रेंथ लिखी हुई होनी चाहिए। किस पे आपको ज्यादा काम करना है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है जिस पे आपको और काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस से चल जाएगा। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पे आपको ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, जहां आप बार बार लैग कर रहे हो, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसपे आपको रिवाइज करना है। आप जब मॉक टेस्ट दोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये वाला चैप्टर मैंने पढ़ा था लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि कॉन्सेप्ट मुझे शायद भूल गया हूँ या भूल गई हूँ, तो उस टाइम आपको रिविजन का काम आएगा। तो वो आपकी मिस्टेक नोटबुक में हर मॉक टेस्ट के नीचे लिखा हुआ होना चाहिए, आपका पूरा स्कोर लिखा होना चाहिए उसमें कि मॉक नंबर 1 इतना स्कोर आया, ये मेरे इसमें पॉइंट्स हैं, इस पे मुझे काम करना है। फिर आपको अपनी टू डू लिस्ट में उन्हीं चीजों को इन्वॉल्व करना है। आप देख रहे हो सारी चीजें कितनी इंटर रिलेटेड है, आपकी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट से रिलेटेड है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस से रिलेशन है, एनालिसिस का आपकी टू डू लिस्ट से रिलेशन है, सब कुछ आपस में रिलेशन बनाता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये 5 स्टेप्स हैं, अगर आप इन 5 स्टेप्स को अगर कर लेते हो तो आप बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाओगे। जब हम एनालिसिस की बात करें, मॉक टेस्ट की बात करें, तो वही एक चीज आती है एक्यूरेसी। अगर आपने अपनी एक्यूरेसी 100% अटेन कर ली
तो आपके सारे एग्जाम्स क्वालिफाई होंगे, ये मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ। आपको अगर एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने हैं तो अपनी एक्यूरेसी 100% कर लो। मैंने ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स में बता सकती हूँ मेरे एग्जामिनेशन के जिसमें मैंने 100% एक्यूरेसी अटेन किया। जितने मैं क्वेश्चंस करके आई हूँ वो तो मेरे सारे सही हैं, बाद में नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलके जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए, मान लो मैंने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो मेरे 67 68 मार्क्स आए। कैसे पॉसिबल है? बहुत लोगों को लगता है कि 100% एक्यूरेसी इज अ मिथ, बट 100% एक्यूरेसी एक्चुअल में लोग अचीव करते हैं, अटेन करते हैं। आई एम वन सच एग्जाम्पल। और मैं बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट थी। अगर मैं सारे एग्जाम क्वालिफाई कर सकती हूँ, 100% एक्यूरेसी अटेन कर सकती हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल सकती हूँ, तो आप भी निकाल सकते हो। और इसी के साथ मैं अपने लास्ट पॉइंट पर आती हूँ और फिर इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। एंड वो 5वां स्टेप है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स स्टडी के बढ़ाना। क्योंकि अब एग्जामिनेशन करीबन 50 दिन ही दूर रह गया है एंड अब आप लोगों को सिर्फ 4-5 घंटे पढ़ने से नहीं होगा, कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ो। इस एग्जामिनेशन को ऐसे मानो कि ये आपका लास्ट एग्जाम है। इस तरह से जब आप एग्जामिनेशन को टैकल करते हो ना, तो आपकी एग्जामिनेशन ना तो सिर्फ आपके माइंडसेट से, बल्कि आप जो अप्रोच इस तरह से करते हो तो आपके एग्जाम निकलने के जो चांसेस होते हैं वो कम से कम आपके 50-60% बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप अब सोच रहे हो कि ये लास्ट एग्जाम है, इसको निकालना है, कुछ भी करके इस एग्जामिनेशन को मुझे निकालना है, तो आप अपने स्टडी आवर्स बढ़ा देते हो, आप अपनी जो एफिशिएंसी है उसको into 2 कर देते हो। एंड उसके बाद जो आपकी पढ़ाई होती है, रिजल्ट निकल कर आता है। क्योंकि जब तक आप टू डू लिस्ट बनाओगे, आप अपने शॉर्ट कमिंग्स लिखोगे, आप अपनी सब चीजें लिखोगे, लेकिन अगर अपने नंबर ऑफ आवर्स ही आपने नहीं बढ़ाया तो उनको करोगे कब? आपकी टू डू लिस्ट कम से कम 7-8 घंटे की आपको प्रिपेयर करनी है एंड वो लास्ट में टिक हो जानी चाहिए पूरी की पूरी। सो ये जो 5 और चीजें थी वो इंटर रिलेटेड थी। सबसे पहले हमने टू डू लिस्ट की बात की, उसके बाद हमने प्रैक्टिस की बात की, फिर हमने मॉक टेस्ट की बात की, फिर एनालिसिस की बात की एंड लास्ट में अपने स्टडिंग आर्ट्स की बात की। सब आपस में इंटर रिलेटेड है। इसीलिए अगर आपने इतनी चीजें अगर प्रिपरेशन के बारे में समझ ली तो आप सिर्फ एसबीआई क्लर्क नहीं, चाहे वो एसबीआई पीओ हो, आईबीपीएस पीओ हो या फिर आरआरबी के कोई भी बैंकिंग के एग्जाम्स हो, इंश्योरेंस के एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम हो, आप क्वालिफाई करोगे। क्योंकि सिर्फ इन्हीं 5 स्टेप्स में आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन समराइज हो जाता है। ये वो है जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। अगर आप इतना सब करते हो तो आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। विद दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। एंड अगर आपके कोई डाउट्स रह गए, कोई क्वेरीज हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। बाकी लिंक सारे देख लें डिस्क्रिप्शन में जो है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो लाइक कर दो, शेयर करो लोगों के साथ। एंड इसी तरह से देखते रहो, पढ़ाई करते रहो, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखो। एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है। वी कैन नॉट अफोर्ड टू टेक एनी रिस्क। विद दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड आई एम गोइंग टू सी यू ऑल वेरी वेरी सून। चलो बाय बाय।